स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज एक बहुत ही स्पेशल कपल का इंटरव्यू हम कर रहे हैं जिन्होंने साथ में प्रिपेयर किया और साथ में ही एग्जामिनेशन एस किया। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं भटिंडा पंजाब से सिमरनजीत सिद्धू और सुखमन सिद्धू, जिन्होंने पंजाब SSSB एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिमरनजीत और सुखमन आपका स्टडी IQ पे। और आप सीरियस कहते हैं ना, कपल गोल्स दे रहे हैं कि आप साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और साथ में कोई भी एग्जामिनेशन एस भी कर सकते हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू टू स्टडी IQ। बहुत खुशी है कि आज आप दोनों एक साथ जुड़े हैं। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कब से सोचा आप दोनों ने कि एक साथ प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की और एक बार एस करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं ना, कई बार एक स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स हैं कि वंस यू आर मैरिड आप बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाउ डिड यू गाइस थॉट कि साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद जीत जाए और आप जीते भी? जिस टाइम हमने एंगेजमेंट की थी मैम, हमने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि या तो हम फॉरेन जाएंगे, तो हमने एक साल का प्लान रखा था जहाँ हम यहीं पे कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करेंगे। तो एक साल में गवर्नमेंट जॉब भी नहीं क्लियर हुई और फॉरेन के लिए हमने अप्लाई नहीं किया, ये सोच के, क्योंकि हमें लगा भी हमारा जो इंडिया है ज्यादा बेटर है दूसरे देशों से। इसकी जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है ना, मच बेटर, बहुत सूटेबल है हमारी ह्यूमन लिविंग के लिए। आने वाला जो काफी फ्यूचर, काफी इसमें फैक्टर आ जाते हैं। तो हमने एक साल बाद जो हमें अच्छा लगा भी, नहीं हम यहाँ पे हैं और हम सही है, ठीक जगह पे है और हमें यहीं पे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, टारगेट अचीव करने के लिए। तो हमने एक साथ ही प्लान किया। हमने सोचा ही था अगर करना है तो यही करना है, अगर नहीं करनी है तो प्राइवेट नहीं करनी है। मतलब तो टारगेट रख लिया था हमने। हाँ कि हमने यही फोकस कर लिया था कि अगर गिर भी जाए ना तो उठना है। मतलब जब बार बार गिरो तो मजा नहीं आता, मजा आता है मतलब गिरो फिर उठो। फिर अल्लाह की बात है, तब मैंने ना स्टडी मतलब अपना गौरव सर की बहुत सी वीडियो क्लिप्स देखी थी। उसमें से बहुत उन्होंने कहा कि हम गिर जाते हैं, कभी एक पॉइंट से गिर जाते, कभी मोटिवेशन बहुत है। जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे गौरव सर की, हर एक तरह का कंटेंट लिया हमने। जैसे सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स की जो यूट्यूब पे वीडियोस होती थी वो ली, वो तो देखते थे। उसके बाद जो पेड कोर्स था वो भी हमने पहले में ही खरीद लिया था, भी नहीं हमें पता है ये भरोसे वाला कंटेंट है। तो एक बार क्या हुआ, मैं एग्जाम में देने गई, फरीदकोट में हुआ था, सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एग्जाम देने गई, मैंने ज्ञानम का एक मैगजीन परचेज किया। मैं उसको अनरिलायबल पूरी तरह नहीं कह सकती, बट उसमें क्या हुआ, मैं पहले एक ही कंटेंट फॉलो कर रही थी ज्ञानम का भी। मैं ज्ञानम की मैगजीन पढ़ती थी, करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट होगी, और मैं ऐसे पेपर देने चली गई। उसमें 5 नंबर से मैं रह गई। और 5 नंबर ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कह लिए भी सबसे नजदीक। मतलब जैसे मैंने 15 तारीख को एग्जाम दिया, तो वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो मैगजीन में छपा ही नहीं होता, और उससे पहले 2-3 महीने पहले पुराना करंट अफेयर वो भी नहीं छपा था। तो उस टाइम में उस पे रिलाई, उसके बाद मैंने उस मैगजीन पे रिलाई करना बंद किया, और मैंने चेक किया कि गौरव सर के जो करंट अफेयर है वो सफिशिएंट है उसमें कि नहीं। तो देखा तो सारे जो करंट अफेयर्स है सारे गौरव सर के कंटेंट में शामिल थे। तो उसके बाद मैंने सारे जो कंटेंट है करंट अफेयर्स के लिए सारे छोड़ दिए और गौरव सर को फॉलो किया। तो आगे करते रहे। तो कभी भी जीके में तो हमने कभी से मार नहीं खाई, मतलब कि कभी हमारा ये हाँ जी, करंट अफेयर्स में हमारे अच्छे नंबर आते थे। बाकी जो कह लिए इसमें लैंग्वेज का काफी बड़ा हाथ रहता है, जैसे इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज उसमें कम आ जाते थे। हाँ, बट गौरव सर के इंग्लिश मतलब जीके में हमारी अच्छी रही। मतलब बच्चों के अगर 40 में 30 आए, 30 मतलब 25-30 आएंगे, तो हमारे 30 से प्लस ही आएंगे, 35, 32, 33। मतलब गौरव सर का कंटेंट तो ऑसम है, मतलब उसकी कोई भी कंपैरिजन तो है ही नहीं। सिमरनजीत और सुखमन, बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा रहे हैं और हम आगे भी बात करेंगे इस इंटरव्यू के दौरान कि कैसे प्रिपरेशन की और हर स्टेज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं सभी को बता दूं तो लास्ट ईयर ही सिमरनजीत और सुखमन की एक प्यारी सी डॉटर हुई है, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। और थैंक यू मैम।
I think she has been a lucky charm for you in the entire process. इस बार हाँ जी। आपके सिर्फ एक नहीं बल्कि आप दोनों के बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस निकले हैं। यस मैम, वो तो है कि जब से वो आई है ना, घर में भी अलग ही मतलब वो कहते खुशी हैं ना, है। खुशी है, लहर, खुशी की लहर ही पड़ गई, मतलब कि खुशी आती जा रही है और जैसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि एक तरह से टेंशन तो रहती है, अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी एज हो गई है। सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है हम कह सकते हैं हमारी किस्मत में एज रही है, फैक्टर है। वो एज फैक्टर है। हमने 26 के बाद ही स्टार्ट किया है, और ठीक। 26 हम दोनों 27th में थे हम, तब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की 26 और 27 में, तो काफी लंबा टाइम लगा है। तो मैं ये नहीं कह सकती भी जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर आप ठान लो तो सब कुछ है, हो ही जाएगा, आपके आगे रास्ते भी बनते जाएंगे। और किस्मत भी कहीं ना कहीं आगे जाके हार ही जाती है आपसे भी, अब जे ले ही लो, अब तुम्हें चाहिए तो ये तुम्हारी है जॉब, अब तुमसे मैं नहीं खो सकती। सिमरनजीत और सुखमन, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके, और ये जो जर्नी है वो बहुत अलग है कि 26 साल के बाद आप दोनों ने एक साथ सोचा एग्जामिनेशन लिखना है, अलग अलग एग्जामिनेशन, और साथ में एज भी करना है, तो ये बहुत ही अलग बात है। एंड जैसे कहते हैं ना कि हम पावर कपल गोल्स दे रहे हैं, तो आई थिंक यू बोथ आर गिविंग मेजरली टू लॉट ऑफ पीपल फॉर दैट। मैम वो है ना कि सोसाइटी है, बाहर जाते हैं तो स्पोर्ट, कोई बाहर का अगर कोई रिश्तेदार, अगर रिलेटिव मिलता है तो वो ये नहीं कहता कि आप क्या करते हो, मतलब ये पूछते हैं क्या करते हो, ये नहीं कहता कि आप मतलब। अच्छा, जब भी कोई पूछता है तो हम बोलते हैं भी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अच्छा, अभी कर ही रहे हो? किसी को भरोसा ही नहीं होता भी, उनका एक्सप्रेशन देख के पता चलता भी नहीं भी कौन सा ये गवर्नमेंट जॉब निकालेंगे, अभी कर ही रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत सारे कर रहे हैं। अदरवाइज बोलते हैं आपने बाहर का क्यों नहीं ट्राई किया? तो हमें अपने जो प्लान पे भरोसा था, मैं तो हमने किया। बाकी जो भगवान ने कह लिए भगवान सोच की रखा तरफ से था। जो अच्छा हमने हमारी किस्मत साथ दी, एंड पे जाके बस हो गया। बट जो इसमें उतार चढ़ाव है वो तो बहुत हमें बोल्ड बनाते डिस्क्राइब भी उन्होंने। नहीं कर सकते हम, हाँ वो जी, जो वो हमने एक फेस इंसान किया। को ना होने भी चाहिए, उसके बिना हम बोल्ड बन ही नहीं सकते। हमें पता नहीं चुनौतियां को सामना कैसे करना है। जैसे कह लो 3 साल में जो हमने सीखा है वो शायद 26 साल में नहीं सीखा था। मैं इतना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते वक्त हमें बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। तो अभी जो कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, मेरी इस सिर्फ हमारी जो एक सिर्फ जॉब मकसद नहीं होता है, इसके दौरान जो हमारी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, हमारी सोच है, और हमारी जो काफी चीजें जो अंदर से डेवलप होती हैं, वो आगे हमें जो फाइनल लाइफ में डिसीजन लेने के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। और हमें पता होता है क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि नॉलेज जब इतनी हो जाती है। अभी हमें अभी जो बोलो मैम, हमें जो पढ़ना इतना अच्छा लगता है, अभी हमें फ्री टाइम मिले तो हम पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, अभी हमें कब टाइम मिलेगा और हम कब बुक उठाएं, अब कब और एक्स्ट्रा पढ़ें। तो हिस्ट्री में जो अच्छा मतलब पढ़ते गए इनका काफी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। तो ये क्या करते हैं, कितनी बुक्स इन्होंने मंगा रखी हैं, अभी शौक के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे देखेंगे मैम, अभी जो ग्रुप स्टेट बी के पीसीएस का ग्रुप एग्जाम है उनको भी उनको भी कंसिडर क्रैक करेंगे। आ अभी रहे हैं अभी और ऑलरेडी इंटरव्यू देंगे, मतलब यहाँ रुकेंगे नहीं। ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से पूरी हाँ, कोशिश करेंगे हाँ, और आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है अभी जो मैं गोल पे पहुंचे ये भी हमारे लिए अभी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, ये हम बोल रहे हैं अपने मुंह से। और इस टाइम पे हमें हमारी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया। गौरव सर से भी बात करेंगे हाँ जी, जब ग्रुप और बी की हमें गौरव निकालेंगे। सर अगर इंटरव्यू लेते हमें और भी अच्छा लगता, हाँ। चाहे वो इंटरव्यू 2 मिनट की होती। तो मैम थैंक यू, आप भी हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इतना टाइम आप दे रहे हो, थैंक यू। थैंक और यू। हमें खुशी है हम आपके प्लेटफॉर्म पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम। सो सिमरनजीत और सुखमन, जैसे आप अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करें, आई थिंक हर एक जर्नी बहुत स्पेशल होती है, बहुत अलग होती है, और मुझे लगता है कि आप जो डेस्टिनेशन आपने बनाया उससे भी खूबसूरत जर्नी है, और इस जर्नी को सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसीलिए आज हम एक साथ हैं और इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम यही कामना करते हैं, और आपने जैसे मेंशन किया कि अभी बस शुरुआत हुई है, हम यही कामना करते हैं कि आप और सारे एग्जामिनेशन क्रैक करें और हम आपका और सारे इंटरव्यूज करें। लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू द इंटरव्यू पार्ट, जैसे हमने कहा कि हर एक जर्नी बहुत ही स्पेशल रहती है, और जब तक आप डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं वो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई वो जर्नी रहती है। तो हम उस पर थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे, और सिमरन जी मैं चाहती हूँ आप इसमें शुरुआत करें कि 3 साल पहले जब आपने ये सोचा कि एग्जामिनेशन क्रैक करना है, एक साथ प्रिपेयर करना है, और आज का दिन है, पूरी जर्नी को जब आप पीछे देखते हैं, हाउ डू यू सी
सिमरनजीत पहले आप, फिर हम सुखमन से भी जानेंगे। मैम जब 2018 का वक्त था मैम, तभी मैंने अपनी एमटेक की हुई थी, मतलब 2017 में अपनी एमटेक कर ली थी, स्टडी पूरी हो गई थी मेरी। तो 2018 में घर वालों ने सोच लिया कि अब शादी कर देते हैं, कि इससे आगे क्या होगा, जो अगर प्राइवेट जॉब करनी तो कर लेना, ठीक है ना, साथ साथ में। तो तभी मैंने सोचा कि प्राइवेट जॉब में ना अनसिक्योर रहता है फिर भी बंदा, मतलब कोई टारगेट नहीं, मतलब वही, मतलब घर से बाहर, मतलब वो टाइम ही नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब रात को 8 बजे घर पे आए, घर पर आना, वापस आना, मतलब कोई टाइम नहीं है, हम अपनी फैमिली फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार गवर्नमेंट एग्जाम को देकर देखूं। तो फिर क्या हुआ, एक एग्जाम दिया, दो एग्जाम दिए तो क्लियर हुए नहीं, मतलब को तैयारी की थी, मतलब इतना अच्छा नहीं की थी, मतलब कोई नॉर्मल सी बुक ले ली, वो पढ़ लिया और कुछ बना। फिर मैंने ना एकदम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उसमें तो मैंने गौरव गर्ग की वीडियो देखी सर की। तभी सर करंट अफेयर्स यूट्यूब पे पढ़ाते थे, तो मैंने उनके फॉलो किए, मतलब 1 मंथ फॉलो किया, 2 मंथ फॉलो किया, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जब मैंने उनको सर को फॉलो किया तो तभी से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, मतलब वो वीडियो में ना जब करंट अफेयर कराते थे तो अभी तभी कभी ऐसी बातें कर जाते थे कि उससे बंदे को मतलब मोटिवेशन मिलती थी। तो वो वीडियो दिखता गया, तो तभी हमारी शादी हुई हुई थी, नई नई शादी हुई थी, और इनको भी इंटरेस्ट होने लगा। तो साथ साथ में हमने फिर एग्जाम दिए, मतलब कभी एक फिर वो पड़ाव आया, मतलब तब होता है कि जब बिल्कुल अब मैं आ गया हूँ, मतलब अब मेरे पास ही, मतलब तब फिर 2019 में एक एग्जाम आया था ईपीएफओ का, मतलब सेंटर एग्जाम था, तब मैं बिल्कुल 1 नंबर से रह गया था, तब मन टूटा था, बट मुझे पता था कि मैं कर लूंगा जीवन। तो फिर 2020 आ गया, वो कोरोना वाला टाइम, वो तो मैं सबसे मतलब कहता ना कि इस मतलब डरावना होता है जो बंदे के लिए, कि फेस करना, एक तो आप पहले अनएम्प्लॉयड हो, और ऊपर से ये भी है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही, तो वो सबसे गंदा फेज था 2020। उसके बाद फिर 2021 स्टार्ट हुआ, तो तब एक दो रिक्रूटमेंट आई थी, तो फिर दोबारा मतलब बैकअप करना, मतलब 2019 से सीधा 2021, और वो साल का गैप, कोई भी एग्जाम ना दो, और आपकी तैयारी का पता नहीं है, टेस्ट भी नहीं हुआ कि आप कहाँ गोल अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन मैंने 2020 का एक फायदा लिया है, वो मैंने यूपीएससी का सर का कोर्स लिया था, मतलब स्टडी आईक्यू का, यूपीएससी का। तब मैंने वो सारे लेक्चर लगा लिए, महिपाल राठौर सर का, गौरव सर की, साथ साथ में करंट अफेयर हो गए। और ऐसा मैंने यूपीएस का कोर्स मैंने सोच लिया था कि अभी मैं बड़ा सोचूं। जब बड़ा सोचते हैं ना तो बंदा कुछ ना कुछ अचीव तो कर ही लेता है। तो आप बड़ा सोचोगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पा ही लेते हो। तो मैंने तब से अपना मोशन बना लिया, तो हम दोनों ने साथ साथ तैयारी की, तभी से फिर कोर्स का पूरा फायदा लिया, मतलब 2020 में, मतलब ऐसे नहीं खाली नहीं निकाला, मतलब तैयारी करते गए। फिर 2021 स्टार्ट हुआ, तो तब पंजाब में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, मतलब 2021 में। तब हमने तैयारी कर ली कि अब तो अचीव हो ही जाएगा, मतलब अब तैयारी भी है और अब रिक्रूटमेंट भी आ रही है। तो फिर हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोर हो गए, बोर होते हैं, एक वक्त ऐसा आ जाता है, फेस ऐसा आ जाता है कि जब बंदा बोर हो जाता है, कि एग्जाम देता जाता है और आपके एग्जाम भी नहीं क्लियर होते, बंदे को बोर नहीं होना, वो आपका एक सबसे गंदा फेस होता है। अगर वो निकाल देते हो तो आगे तो आपके एक लाइन ही लग जाती है जॉब की, जैसे मेरी वाइफ की है, अभी इनकी 4th जॉब है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बंदे का अगर फ्लो पे चलता रहे ना, तो आप इतना कुछ अचीव कर जाओगे ना कि आप पीछे भी देखोगे नहीं, मतलब आगे बढ़ते जाओगे। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको फेलियर हो तो वो सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप जिंदगी में फेल होते हैं ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा वही चीज होती है। अगर आप जिंदगी में ऐसे एग्जाम में फेल नहीं होगे तो आप कुछ जो पालोगे ना उसको भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं रख हो पाओगे। तो इसलिए लगता है कि हमें फेलियर फेस करना है। तो फिर 2021 में हम दोनों ने तैयारी की, उधर से ये हमारा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था। तो वो फेज सबसे वो था, मतलब मुझे 2021 मई में कोरोना भी हो गया था, तो एक ऐसी फेज था ना, तो मैं हॉस्पिटलाइज भी हो चुका हूँ। मतलब 1 वीक मैं कोरोना टाइम में हॉस्पिटल में भी रह चुका हूँ, मतलब उस वक्त। तो मेरी वाइफ वो थी अपनी प्रेगनेंसी, तो हमारा उधर उधर ही हमारा 1 वीक के बाद एग्जाम भी था। 1 वीक के बाद एग्जाम भी था, वही पटवारी प्री का।
जिनको ये जॉब कर रहे हैं ना अभी, वो ही तो प्री वाला। तो फिर वहां से मतलब कि हम बता भी नहीं सकते कि इतना कुछ फेस किया था तब, ऊपर से प्रेगनेंसी, ऊपर से कोरोना हुआ है मुझे, तो बस। सिमरनजीत ने बताया ये जर्नी के में उतार चढ़ाव कैसे हुए। सुखमन, आप भी इस जर्नी में थी, आप कुछ बताना चाहोगे? मैम, मेरे ख्याल से एक मदर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट फेस होता है जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, जिस टाइम में आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं काफी, मेंटली और फिजिकली जो आपको प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको डटे रहना है। आप लेट के तो पढ़ नहीं सकते, उस टाइम बैठे भी रहना है, तो काफी प्रॉब्लम होती है मेडिकल, जो हम बोल सकते हैं। जो मेरा जो प्री का एग्जाम था पटवारी का, वो अगस्त में था, अगस्त फर्स्ट वीक में। तो उस टाइम हम देने गए, उसमें उस टाइम कोई इतनी ठीक था, नजदीक था तो हम दे आए। बट जो मेन एग्जाम था उस टाइम में मेरा लास्ट फेज चल रहा था, जो प्रेगनेंसी का था, और उस टाइम में मुझे केयर भी बहुत करनी थी, साथ में मैं इनको भी डिस्टर्ब करती थी। तो उस टाइम पे हम जो देने गए एग्जाम, वो 5 अगस्त को था, और 4 को गए हम। एक दिन जाने में एक दिन आने में लगा, और 8 सितंबर को मेरी जो डिलीवरी हो गई। लेकिन मुझे रुकने की आदत नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद 21 दिन बाद एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था मैम, वो भी मैं देने गई चंडीगढ़ फिर से। और मैं अभी रिकवर भी नहीं कर पाई थी पूरी तरह से, और मेरा बेबी 21 दिन का था। मैं फिर से गई, मुझे पता था भी मुझे अपनी कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो सिलेबस है, थोड़ा 30-40 मार्क्स का थोड़ा अलग सा था, और उसकी मैं प्रिपरेशन टाइम पे कर ही नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम पे जो मुझे रेस्ट की जरूरत थी। पर फिर भी मैं गई, और उसके बाद मैम क्या, 31 अक्टूबर को फिर से एग्जाम आया मार्कफेड का, मैंने वो दिया। मैं वैसे जाने नहीं वाली थी, मुझे लगा भी अभी हो तो रहा ही नहीं है कुछ भी, मतलब अचीव नहीं हो रहा, थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रही थी। बट जो मेरी मदर है, उन्होंने बोला भी तुमने तैयारी की है, अब जाओ। तो मैं गई, और वही एग्जाम में मैम मेरा लड़कियों में फर्स्ट रैंक आया, और 7th ओवरऑल आया पंजाब में। तो फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली उसी दौरान। मार्कफेड का जब हुआ, तो उसके बाद ही पटवारी का रिजल्ट आया, और वो भी क्लियर हो गया। अभी पटवारी की ज्वाइनिंग है वो अभी रिसेंट ही हुई है मैम, 1 महीना पहले। और मैंने मार्कफेड छोड़ा, पटवारी ज्वाइन किया। अब पटवारी छोड़ के मुझे क्लर्क ज्वाइन करना है, तो क्योंकि क्लर्क में मुझे थोड़ा ज्यादा कंफर्ट लगेगा, और जो मुझे लोकल जॉब मिल सकती है, मुझे उम्मीद है। तो इस दौरान मैम कई बार ऐसा फेस आ जाता है, जिस टाइम आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बोलते हैं अभी कुछ तो काम कर लो, आप प्राइवेट ही चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे क्या पता आपको क्या गारंटी हुई गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब तक आप घर पे बैठे रहोगे। तो मैम जो घर पे कई बार डिप्रेसिंग फील करते हैं हम भी, हमें कई बार लगता है भी अगर हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसी टाइम पे हमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन तो फील होता ही है, थोड़ा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, आपको भी पता होगा। तो जिंदगी में ये एक हिस्सा है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और अगर ये टाइम नहीं आता तो शायद हम ये कह सकते हैं भी हमें इतनी समझ भी नहीं आती जिंदगी के बारे में, तो वो भी होनी जरूरी है। थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट लंबा फेस है, क्योंकि बीच में 1.5 साल जो कोरोना का पीरियड आ गया, उस टाइम पे हम कोई एग्जाम भी नहीं दे पाए। बट उस टाइम पे हमने फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। हमने यूपीएससी की की तैयारी के बारे में सोचा भी हम तैयार करें। अभी हमने कोई ऐसा एग्जाम वगैरह दिया तो नहीं है, बट जो एनसीईआरटी का 6th स्टैंडर्ड से हमने शुरू से सारी पढ़नी स्टार्ट की उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई एग्जाम का प्रेशर भी नहीं था, कोई एग्जाम देना भी था, आ भी नहीं रहता, हो भी नहीं रहता, तो घर पे बैठे थे हम। उस टाइम हमने जो बेसिक बुक्स हैं वो परचेज की, और वो फॉलो की सारी जो एनसीईआरटी वगैरह, और साथ साथ में जो यूपीएससी का अपना स्टडी का कोर्स है वो भी हमने परचेज किया और उसको फॉलो किया। और उससे हमारी जो जनरल स्टडीज है उसमें काफी फायदा हुआ है। और जो नॉर्मल एग्जाम हमने क्लियर करे, शायद उसमें डिफरेंस जो होगा, जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन है वो हमने अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं, मैथ रीजनिंग, वो तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट एक सेम स्टैंडर्ड पे पहुंच के कर ही लेते हैं। पर जनरल स्टडी के लिए आपको एफिशिएंट होने के लिए मुझे लगता है भी टाइम चाहिए थोड़ा सा, वो तो ये सब ऐसे हमारी जर्नी रही। Thank you for study IQ. We are saying thank you again and again. सिमरनजीत और सुखमन, जैसे अभी तक हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, अब आते हैं और बात करते हैं SSSB एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपने साथ में तैयारी की, साथ में ही एग्जामिनेशन क्लियर किया।
तो थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताएं, एग्जामिनेशन के बारे में बताएं, कितने सेक्शंस में होता है, क्या पैटर्न है। शुरुआत में सिमरनजीत से करना चाहूंगी। मैम इसके दो फेस होते हैं। पहली तो बात है तो पहला एग्जाम होता है, मतलब पहले मतलब रिटन एग्जाम होता है और सेकंड टाइपिंग एग्जाम होता है। जैसे एसएससी में होता है वैसे ही सेम एसएस बोर्ड में होता है। तो पहला फेज में चार सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, वही मैथ, रीजनिंग, जीएस और अपना कंप्यूटर और इंग्लिश, और एक स्टेट लैंग्वेज जैसे पंजाबी है यहाँ पे, वो ऐड होती है यहाँ पे। तो अ, मतलब मैथ रीजनिंग वही 25 मार्क्स के होते हैं, और जीएस में फैक्टर होता है यहाँ पे। 40 मार्क्स की जीएस आती है, और जिसमें से 10 नंबर की पंजाब जी की आती है। तो वही हमने शुरू से इसको ही बेस, क्योंकि यहाँ के जितने भी एसएस बोर्ड के एग्जाम होते हैं सेम ही सिलेबस होता है, लगभग यही सेम सिलेबस होता है। तो पहले तो हमने एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रखी हुई थी पहले से, तो वो फैक्टर यहाँ पे काम आ गया। तो उस हिसाब से तो बाकी जिस हम स्टडी आई को फॉलो करते थे, जीएस तो पहले से स्ट्रांग थी, तो उसकी हेल्प हो गई। तो बाकी रह गया मैथ रीजनिंग, वो तो हर बच्चे की कॉमन होती है, बट जो जीएस होती है वो मेन फैक्टर होता है। तो हमने वही से मतलब पहले तो बेसिक बुक को फॉलो किया, फिर साथ साथ में करंट अफेयर गौरव करके रेडी किए अपने। और सर वैसे भी सर जो करंट अफेयर कराते हैं उसमें साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर देते हैं, तो इसीलिए वो हेल्प हुआ। काफी अच्छा। हाँ, तो बाकी इन सुखमन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? सिमरनजीत ने काफी कुछ बता दिया कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, और जेएस के लिए तो जैसे बताया कि स्टडी आईक्यू को ही फॉलो किया। अलग से Yes, और yes. जो भी सेक्शंस है उनके लिए कितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉडरेट लेवल या फिर मीडियम लेवल, कैसे समझना है कि ट्रिपल एसबी की रिक्वायरमेंट क्या है? मॉडरेट लेवल इनफ है अगर मैथ और रीजनिंग के लिए देखें तो उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं, वो एक दो नंबर काफी फर्क डाल देते हैं जिनको वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एनालॉजी। वो पार्ट काफी मिसिंग रहता है, बच्चे उसको कम फोकस करते हैं। बट जो हम देख रहे थे भी हमारे नंबर कहाँ पे कम रह रहे हैं, तो वो एनालॉजी पार्ट था। तो और उस पे ज्यादा हमने फोकस किया। और उसके साथ एक कैलेंडर वाला पार्ट वो भी हमारा छूट रहा था। वो उसमें भी काफी क्वेश्चन कई बार रॉन्ग हो जाते थे, पर इस बार नहीं हुए, अपनी तरफ से पूरी तैयारी की कोशिश की। और इसके बिना मैम जो मेन जो फर्क एग्जाम में जो मेरिट में फर्क आता है, तो वो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज का जो प्रोपोर्शन है उसकी वजह से आता है। करंट अफेयर्स मैम ऐसा है, आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें उसके जो करंट अफेयर्स का प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बिना अगर वो अपडेट नहीं हो आप, करंट अफेयर्स भी ये बात है मैम, कम से कम एक साल पुराने आ जाते हैं कई बार। ये नहीं हम बोल सकते बैंकिंग में आप 3 महीने के या 6 महीने के करंट अफेयर मैक्सिमम पढ़ के चले जाओ और आपका वह पे सफिशिएंट होगा। इसमें कम से कम कई बार 1.5 साल पुराने भी करंट अफेयर आते हैं। तो हमारा काफी लंबे समय से जो करंट अफेयर से टच आ रहा था, हम अपनी रिवाइज करते एकदम से जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तब दिमाग में वो आंसर ऑटोमेटिक स्ट्रक कर जाता था कि हाँ ये हमने कहीं पढ़ा है। किसी ने पढ़ा हो, जो फ्रेशर थे उनको शायद वो क्वेश्चन नहीं आते थे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जो डिस्कशन की है, जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो अपने नोन है, जो फ्रेशर थे, और उन्होंने सिर्फ अपना मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग किया था। तो हमारा जो अलग था वो हमारा जो मेन फोकस जनरल स्टडी पे ज्यादा था, क्योंकि कंप्यूटर भी आजकल बच्चों को ऑलमोस्ट आता ही होता है। इंग्लिश काफी ऑलरेडी बच्चों की काफी स्ट्रांग है। और इसके बिना मैम पंजाबी पे काफी फोकस किया, क्योंकि पंजाबी हमारी काफी टाइम से छूट रही थी। वैसे तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, उसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, बट पंजाबी जो व्याकरण है, जो जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, वो काफी वेटेज रखती है। 15 नंबर का या 10 नंबर का उसका क्वेश्चन होता ही है, एग्जाम में रहता ही है। और वो काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो मैंने पहले मार्कफेड का एग्जाम दिया था उसमें मेरे पंजाबी में 15 में से 14 मार्क्स बने थे, और मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था वही गलत था। अदरवाइज मैंने 14 किए थे, 14 आउट ऑफ 14 मेरे सही थे। उसकी वजह से मेरा काफी अच्छा रैंक हो गया। और वही मैंने चीजें इनको गाइड की अपनी तरफ से कि आप पंजाबी पे फोकस करो, क्योंकि ऑलरेडी बाकी चीजें तो आपकी ठीक हैं, और अपना जो जनरल स्टडी है उसको साथ साथ पढ़ते, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते भी हाँ हमको बहुत आता है, ये तो जितना पढ़ लो जनरल स्टडी उतना ही काफी है।
बाकी सर के स्टैटिक कोर्स ने भी बहुत हेल्प हाँ जी, की, क्योंकि जो उसी बेस है मैम वो इंटरेस्ट नहीं होता था जनरल नॉलेज में, हाँ, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं मुझे बहुत हेल्पफुल रहा वो कोर्स। मैंने वो सारी वीडियोस देखी जब तक आप सर ने 1 साल में जितनी अपडेट की, मैंने सारी वीडियोस, कई वीडियोस तो कई बार तो 2-2 3-3 बार रिवीजन भी की, जितना टाइम मिलता था। बट करंट अफेयर्स की रिवीजन मैं मानती हूँ 300 बैच। 4 4 बार रिवीजन तो चाहिए चाहिए। पहले आराम से जैसे सर की स्पीड होती है वीडियोस में वैसे देखते रहे, और उसके बाद जैसे मैं सेकंड टाइम थोड़ी स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर ली। तीसरे जब एग्जाम नजदीक होता था फिर थर्ड टाइम हम जो पीडीएफ निकाल के साथ में उसको रिवाइज करते थे। और लास्ट टाइम अगर हमें लगे भी हाँ अभी और रिवीजन की जरूरत है तो हम फास्ट फॉरवर्ड करके एग्जाम के नजदीक 1 हफ्ते में जो रिवीजन देनी है लास्ट रिवीजन उसमें दे देते थे। सिमरन जी, आपसे समझना चाहूंगी, जैसे एग्जामिनेशन है बहुत ही कॉम्पिटिटिव भी होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की भी एक आर्ट होती है। उसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की, किस तरीके से सोचा कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है कौन सा बाद में, क्या इसकी स्ट्रैटेजी पहले से आप बना के गए थे? मैम पहली बात तो यह है कि एसएससी के मॉक टेस्ट मैं लगाता ही था पहले से। मतलब उसकी स्पीड मेरी वहीं से क्या बनी है, क्योंकि वो एक 1 आवर का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसी से मेरी स्पीड, वो स्पीड मेरी यहाँ पंजाब के एग्जाम में काम आई है। मैं ये नहीं मानता कि मेरा एसएससी का एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बट उसकी जो स्पीड थी वो यहाँ पे काम आ गई, और उसी वजह से मेरा ये एग्जाम जहाँ 1:30 और 30 1.5 घंटे का पेपर था ये, बट अब न्यू रिक्रूटमेंट आई उसमें 2 आवर का हो चुका है। बट पहले 1.5 घंटे का था, तो वो 1.5 घंटा जैसे ओएमआर शीट में वो मार्क करना होता है, तो वो स्पीड यहाँ पे काम कर गई एसएससी वाली की, इसीलिए मेरा जो पेपर था वो टाइम से पहले कवर हो गया था। मतलब मुझे ऐसा बर्डन भी, बाकी मैं मॉक टेस्ट लिए हुए थे मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट के, तो वो मैं टाइम मतलब 10 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे, तो उससे मेरी स्पीड और इंक्रीज हो गई। तो मुझे एग्जाम में ऐसे ही लगा जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे ऐसा प्रेशर नहीं महसूस हुआ कि मैं एग्जाम हॉल में हूँ या मैं कहीं और हूँ ऐसे, क्योंकि बंदे का जो एग्जाम हॉल में है ना कि उसमें प्रेशर को कंट्रोल करना वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम घर पे ही ऐसे तैयार होकर जाए तो एग्जाम बढ़िया अटेम्प्ट हो सकता है। और पहली बात और दूसरी बात यह है कि हमें वो ही पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जिसे हमें पहले ज्यादा आता है, क्योंकि वो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर पहले हम दूसरा कोई ऐसा पोर्शन उठा लेते हैं जो हमें पहले वीक है तो उससे डीमोरलाइज हो जाता है। तो हमें पहले वो ऑप्शन करना चाहिए जो हमें पहले ज्यादा आता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सर एग्जाम की। सो सिमरनजीत और सुखमिन, स्ट्रैटेजी जानी काफी डिटेल में और क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। सुखमिन, पंजाबी के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करने हैं? आपने काफी इम्फेसिस किया है पंजाबी के लिए। मैम कुछ तो मेरी जो पंजाबी स्कूल टाइम से अच्छी थी, मेरे अच्छे मार्क्स रहते थे, और इसके लिए मैंने वैसे तो कुछ अलग से फॉलो नहीं किया, बस वो बुक है उसी को बार बार रिवीजन दी है। 4-5 बार मेरी रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि पहले मैंने पटवारी का एग्जाम दिया और उसके बाद मार्कफेड का एग्जाम हो गया, और साथ में एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था वो चौथा पेपर था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार रिवीजन देते देते कम शायद 4 से ज्यादा ही हो गई होगी, 5-6 बार रिवीजन हो गई बुक की। मैं उसी बुक को एक बार अच्छे से फॉलो, पर हाँ जब मैं नेक्स्ट जब भी मैं एक नई रिवीजन देती थी बुक में तो मैं उसको एक अलग तरीके से पढ़ती थी। जैसे मुझे लगता था यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ मेरी कमी रह रही है। पहले मैं हर बार जो मेरा एग्जाम होता था तो सब उसमें चेक करती थी कि कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों हुआ है, उसको फिर बुक में ढूंढने की कोशिश करती क्या सोल्यूशन है इसमें, मैं क्या छूट गया मेरा जो मैं रिकवर कर पाऊँ। तो वही मेरी एक ही बुक है जो पंजाबी व्याकरण की, और पंजाबी व्याकरण और साहित्य रचना +1 की और +2 की, हाँ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की एक बुक आती है, और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगी आई थिंक। सिमरनजीत और सुखमिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कई बार मेंशन किया और बताया कि कितना अहम रोल रहा है स्टडी आईक्यू का आपके जर्नी में। अ, किस तरीके से आप पहले तो स्टडी आईक्यू से आप पहली बार रूबरू हुए एंड यू डिसाइडेड टू टेक कोर्स ऑफ स्टडी आईक्यू, जबकि बहुत सारे फ्री कोर्सेज, फ्री यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं। व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू? मैम इसके पीछे रिलायबिलिटी कह सकते हैं, जो भरोसा बन गया था। पहले हम जो यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का कोर्स वो फ्री में ही देखते थे, जो 300 बेस्ट वाली वीडियोस आती हैं,
जब से हमने स्टडी आईक्यू को फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो तब से हमारा जो भरोसा बन गया है। एक दो बार हमने टेस्ट भी किया है, शायद हमने देखा भी जिस एग्जाम में हम फेल हुए, जो पहले हुए थे 2019 में हमने दिए थे, तो उस टाइम कुछ और रिसोर्सेज भी हमने फॉलो किए, बट उतने रिलायबल नहीं लगे जितने का स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर्स का कोर्स लगा हमें। तो उसी वजह से आगे जब करंट अफेयर्स में इतना भरोसा बना, तो हमें लगा शायद स्टैटिक जीके का जो कोर्स है वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने परचेज किया। बाकी मैम एक और फायदा हो जाता है जब हम एक कपल जहाँ एक परिवार से कोई 2 मेंबर तैयारी करते हैं, तो उनको जो खर्चे हैं उनके जो मटेरियल पे वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हम कॉमन रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमने कोई ग्रेज नहीं किया है पर पैसे का खर्चने में, हमने सोचा कोई नहीं, सीखने को मिलेगा किसी न किसी तरह से। ये दोनों कोर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का जो कोर्स है, मुझे लगता है हर बच्चे को ये लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी कॉस्ट सफिशिएंट है। अगर हम किसी ट्यूशन फीस पे कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं, तो जो यहाँ पे हम बठिंडे में रह रहे हैं, तो 10,000 से कम किसी भी ट्यूशन फीस का खर्चा नहीं आता है, वो भी 3 महीने वो पढ़ाते हैं। मुझे लगा अभी अगर हम वही 10,000 किसी रिसोर्सेज पे लगाएं तो ज्यादा बेटर है, और आपकी जो वीडियोस पे ज्यादा आप प्रैक्टिकली सीख पाते हैं। और जो गौरव सर ने जो अलग से स्ट्रेटेजी के जो कोर्स है, उसमें आपको एक प्रैक्टिकली दिखाने की, हर बार जो वीडियो डालते हैं उसमें एक अलग सा व्यू पॉइंट होता था, अलग सी नॉलेज होती थी, जिसे हम ज्यादा इंटरेस्ट से उसको देख पाते थे और उसको यूज भी कर पाते थे। सिमरनजीत, आपने क्या महसूस किया उन कोर्सेज का एग्जामिनेशन में, कैसे रोल रहा? मैम पहली बात तो वो तो मैं आज तक नहीं भूला। जो मेरा लास्ट एग्जाम यही जिसमें मेरा 7 रैंक आया, उसमें स्टैटिक के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मल बच्चे को पता नहीं थे, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए हुए हैं, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी के जीके के 40 में से 33 और 34 नंबर आए होंगे। मेरे ग्रुप में जितने बंदे सभी के 30 के कम ही आए थे नंबर। वो मेरा प्लस पॉइंट है कि वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैटिक जीके वो गौरव की थी, जिसने मुझे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आए थे, 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि किसी को भी नॉर्मल आदमी को ऐसे नहीं, मतलब कि जो 6 महीने या साल पढ़ा होगा वो पता होंगे, क्योंकि मैंने उस स्टैटिक कोर्स का इतना फायदा लिया, तो मैंने कम से कम 5-6 बार रिवीजन कर चुका था, तो वो मेरे दिमाग में बस चुके थे कि कौन सी लाइन कहाँ पे पड़ी है। तो उससे वो प्लस पॉइंट था, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने ये एग्जाम दिया था तो मेरे कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए थे, तो मुझे लगा कि मेरा एग्जाम पता नहीं कैसे क्वालिफाई, मतलब मैं आ पाऊंगा अच्छे अच्छे नंबरों में कि नहीं, बट मेरी जीके ने मेरा प्लस पॉइंट कर दिया और वही मुझे इस टॉप 10 रैंक में ले आया। नहीं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी टॉप 10 में भी आ सकूंगा। सिमरनजीत और सुखमन, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, एंड आई एम श्योर गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ। और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। और आपने जैसे कहा कि आपको और सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करना है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप और सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करें, और फिर हम आपका इंटरव्यू और अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए लें। थैंक यू। थैंक यू फॉर स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टडी आईक्यू। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।